स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस जो 10 नंबर चैप्टर चल रहा था बेटा हमारा, उसका लेक्चर नंबर 3 है। उसमें देखो एक क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से 12,800 किलोमीटर की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अब क्या करें, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है वो हमारी क्या है, 6400 किलोमीटर। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 2r, अर्थात 2r दे रखा है, इसका बेटा डबल दे रखा है, क्या हो गया 2r दे रखा है। अब क्या कहेंगे हम, g इजिकल टू जी एम ई अपॉन में r का स्क्वायर। हमारे पास में वैल्यू सारी दी हुई है, जब हमारे पास में क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू दी हुई है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो g1 मान लेते हैं हम और एक g2 मान लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण मान लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या होगा बेटा, देखो कि हम करें कि अतः 12,800 किमी या 2r दूरी होने पर, क्या करें, 12,800 दूरी होने पर, तो g1 मान लेते हैं हम यहाँ पे, g1 इजिकल टू जी एम ई। तो यहाँ r रख रखा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2r का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में 4r का स्क्वायर। तो 4r इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, ये हो गया हमारा g2 था, g1 तो हमने निकाल ही दिया था। तो अब क्या करेंगे, g इजिकल टू g1 प्लस में g2 कर दें, क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर और प्लस में जी एम ई अपॉन में 4r स्क्वायर। जब हम इसको ये करते हैं तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, या फिर क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम डिवाइडेशन कर देंगे। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर रहे हैं, g1 भाग g2, तो g1 भाग g2 कर रहे हैं हम, क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो GME से GME कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, g1 बाई g2 इज इक्वल टू 4/1। यही आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो g1 और 4 g2। तो क्या कर रहा है इसका कि g1 इज इक्वल टू 4 g2, अर्थात हमारा जो g1 निकालेंगे या g2 निकालेंगे, g2 निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, g1 बाई में 4, ये इधर आ जाएगा, g1 बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना अपना। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका कहने का मीन्स क्या है कि ये केंद्र से जो दूरी पर कितने वस्तु का भार होगा, 1/4 भाग होगा। जो हमारा वस्तु का भार होगा वो कितना होगा, 1/4 भाग होगा। ये तो था हमारा न्यूमेरिकल। अब देन क्या करेंगे हम इसके बाद में, प्रणोद एवं दाब। प्रणोद एवं दाब। दाब क्या होता है बेटा, कोई भी वस्तु पे जो प्रेशर बोलते हैं हम, वो क्या होता है, हमारा दाब होता है। और किसी भी वस्तु के लंबवत जो बल लगता है, मतलब परपेंडिकुलर लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। किसी भी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। ये तो था हमारा प्रणोद। अब सेकंड क्या आ जाएगा, दाब। दाब क्या होता है, हमारा प्रति एकम क्षेत्रफल, प्रति एकांक
क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद बल। जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो हमारा बल लग रहा है वो क्या कहलाता है? हमारा दाब कहलाता है। जब दाब कहलाएगा तो दाब का जो फॉर्मूला होता है हमारा, दाब इज इक्वल टू, या तो बल बटे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं इसको, या इसको प्रणोद बटे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसका जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है बेटा? न्यूटन। इसका जो मात्रक आ जाएगा क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई जो बल है उसका तो क्या हो गया हमारा? न्यूटन, और जो क्षेत्रफल है उसका क्या आ गया हमारा? मीटर स्क्वायर आ गया। तो दाब का जो हमारा एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जो एसआई मात्रक होता है पास्कल। पास्कल, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? पी। तो इसको क्या करते हैं हम? पास्कल से। देन क्या होगा इसमें आगे? तो आपका दाब भी हो गया है, प्रणोद बल भी हो गया है। अब क्या करेंगे? दाब को प्रभावित करने वाले कारक। दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या करेंगे? जो दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तो हो जाएगा लगाया गया बल, और एक जो सतह पर जो क्षेत्रफल होता है वो। सेकंड हो जाएगा सतह पर क्षेत्रफल। ये तो क्या होंगे? प्रभावित। ये क्या करते हैं? प्रभावित करने का काम करते हैं दाब को। अब उदाहरण के तौर पे क्या आ जाता है कि ऊंचे भवनों के आधार चौड़े बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, ऊंचे भवनों के आधार, जिसे आधार क्या बोलते हैं? नींव, चौड़े बनाए जाते हैं ताकि भवन का भार क्षेत्रफल पर लगे और दाब कम हो। आपने देखा होगा कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उनके नीचे की तो क्या करते हैं? जो बेस होता है उसे क्या करते हैं? वो मजबूत करते हैं। जो बेस मजबूत करते हैं, क्यों करते हैं? रीजन क्या है बेटा? ये आपके सामने कि ताकि जो भवन का जो भार होता है, जो वजन होता है, वो क्षेत्रफल पर लगे, ना कि दाब अधिक लगे। यही होता है हमारा। सेकेंडली कहते हैं सभी द्रव और गैस, गैसें क्या कहलाती है? हमारी तरल कहती है। और ये सभी दिशाओं में क्या होती हैं? चारों दिशाओं में, मतलब सर्कुलर शेप में क्या करती हैं? ये दाब लगाती है। तो दाब लगाती है हमारी। देन इसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा? हमारा उत्प्लावन। उत्प्लावन हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल वो होता है जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वस्तु का भार, अब देखो क्या लिखेंगे? उत्प्लावन। जब कोई वस्तु तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो
पृथ्वी के जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। तो जो वस्तु का भार होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? जी के ऊपर डिपेंड करता है। और वस्तु को नीचे की ओर वह तरल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। वस्तु को नीचे की ओर और तरल को ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है। तो वो कौन सा बल होता है? हमारा उत्प्लावन। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है? वस्तु डूब जाती है, वस्तु डूब जाती है, वस्तु डूब जाएगी। वस्तु क्यों डूब रही है? अगर कोई भी हैवी वेट है तो वो क्या करेगा? उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या करता है? नीचे डुबो देता है। और वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन बल, मतलब जब वस्तु का बल लगेगा तो वो क्या करेगी? वस्तु तैरने लग जाती है। तो यही कारण है कि लोहे की कील डूब जाती है और पानी का जो जहाज है वो क्या करता है? तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि वो क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आ जाता है हमारा घनत्व। घनत्व बेटा क्या होता है? हमारा घनत्व होता है द्रव्यमान बटाए आयतन। ये होता है द्रव्यमान बटाए आयतन। तो जो मात्रा क्या हो जाएगा इसका? केजी पर मीटर क्यूब। ये होता है हमारा घनत्व होता है। कल करवाएंगे नेक्स्ट आर्किमिडीज का सिद्धांत। थैंक यू।